our DSM-5 course, persistent depressive disorder, PDD। persistent डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक ऐसा क्रोनिक फॉर्म है डिप्रेशन की, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के भी और डायस्थेमिक डिसऑर्डर्स दोनों के ही कंबाइन फीचर्स शामिल होते हैं। अब इसके अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट क्राइटेरिया इसके जो डिप्रेस्ड मूड है आपका, मतलब सारा दिन आपका डिप्रेस्ड मूड रहे फॉर मोर डेज देन नॉट लास्टिंग एट 2 years, 1 year फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स। ठीक है। और द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेस्ड मूड। अब जब जो हमने डिप्रेस्ड मूड की बात की है कि आपका डिप्रेस्ड मूड रहता है, उस डिप्रेस्ड मूड के दौरान इन सारी सिम्टम्स में से कोई सी भी दो अगर मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं कि ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, बाकी क्राइटेरियाज को भी शामिल करते हुए। अब वो क्या है कि पुअर एपिटाइट और ओवर ईटिंग। ठीक है, और ये चीज़ें हम कर चुके हैं, आई थिंक आप लोगों को इन टर्म्स की तो समझ है। इंसोम्निया और हाइपर इंसोम्निया का मतलब ये क्या चीज़ें होती हैं? इंसोम्निया नींद का कम आना, हाइपरसोम्निया ज़्यादा नींद का आना, लो एनर्जी और फटीग खुद को थका हुआ महसूस करना, लो सेल्फ एस्टीम, पुअर कंसंट्रेशन एंड फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, मायूसी की सी जो एक फीलिंग्स होती हैं। अब ये जितनी भी 6 सिम्टम्स में थी, सॉरी 6 सिम्टम्स जो थी, इन सब का होना ज़रूरी नहीं है, इनमें से कोई सी भी दो अगर हैं तो आप उसको डिप्रेस्ड मूड में लेंगे। ड्यूरिंग द 2 years पीरियड, जो हम 2 साल के जो हमने पीरियड की बात किया कि 2 साल से आपका मूड डिप्रेस है, और 1 year, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के लिए और एडोलिसेंट्स के लिए 1 year ही इनफ है इसको डायग्नोज करने के लिए। और इसके जो सिम्टम्स हमने देखी क्राइटेरिया ए एंड बी में, हैव नेवर बीन एब्सेंट फॉर मोर देन 2 months। ठीक है, अब जो हमने सिम्टम्स की बात की है ना कि दो सिम्टम्स होना इनमें ज़रूरी है, वो जो दो सिम्टम्स हैं या दो से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो पिछले 2 महीनों से लगातार मौजूद हो। ठीक है, उनकी एब्सेंस ये नहीं है कि वो मतलब कि नेवर बीन एब्सेंट। ठीक है, उनका होना ज़रूरी है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट फॉर द 2 years ड्यूरेशन। ठीक है, और जो मेजर किस्म के डिप्रेसिव एपिसोड्स आती हैं वो लगातार पिछले 2 साल से आ रही हूँ। नो हिस्ट्री ऑफ मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स। ठीक है, ये हम आगे जब पढ़ेंगे इसको उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी तो आपको समझ आएगा। द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय साइकोटिक डिसऑर्डर्स, एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स। मतलब इन वजह से आप कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस ना हो रही हो। सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस और एनी अदर मेडिकल कंडीशन। जो हमने जिन सिम्टम्स की बात की है, हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो किसी सब्सटेंस यूज़ की वजह से तो नहीं है, किसी ड्रग के इस्तेमाल से तो नहीं है। द सिम्टम्स काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग। ठीक है, अब ये जो सिम्टम्स हैं ये क्लाइंट के सोशल और ऑक्यूपेशनल, ठीक है, दोनों की फंक्शनिंग में डिस्ट्रेस जो है वो काज कर रही होंगी। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आप कह सकते हैं कि इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोस है कि जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसके अंदर परसिस्टेंट सिम्टम्स होती हैं, जैसे हमने बात की कि 2 साल से ज़्यादातर लगातार ये सिम्टम्स मौजूद होती हैं। जबकि जो एमडीडी है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, वो एपिसोडिकली होता है। ठीक है, वो लगातार नहीं होता। बोथ कैन को अकर आर डायग्नोसिस ऑफ पीडीडी विद मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में भी गिवन। अब बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ भी आपने इसको जो है वो कंफ्यूज नहीं करना कि अगर कोई भी हिस्ट्री है मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड्स की तो वो फिर पीडीडी में नहीं आएगा। हमने पढ़ा डिफरेंशियल उसके क्राइटेरिया में भी कि मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड्स मौजूद ना हो, अदरवाइज ये बाइपोलर डिसऑर्डर में चला जाएगा। साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर इंक्लूड्स फ्लक्चुएटिंग hypomanic and depressive symptoms which do not meet criteria for PDD or MDD. Psychotic disorders, depressive symptoms जो कि occurs exclusively during psychotic episodes are not diagnosed as PDD। ये भी हमने इसके क्राइटेरिया में पढ़ा पॉइंट। अब हमने ये बात भी की कि सब्सटेंस, ठीक है, यूज ना हो, कि जो भी उसके डिप्रेसिव मूड है वो किसी सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड की वजह से है तो आप उसे पीडीडी का डायग्नोज कर दें। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, कोई भी और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपका मूड डिप्रेस है,
वो चीज़ भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोस में आती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसा कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होते हैं, पर्सनैलिटी persistent depressive disorder can co-occur but personality disorders present in during maladaptive patterns, जो कि इसको डिप्रेसिव सिम्टम से मुख्तलिफ होते हैं। अब कौन से असेसमेंट टूल्स हैं जो कि हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए यूज कर सकते हैं? पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री एंड हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल, ये तीन सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर्स हैं जो कि हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनकी फिर आगे डिफरेंट स्केलिंग्स होंगी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होंगी। वो हर स्केल की इंटरप्रिटेशन स्केलिंग हमें इंटरनेट से इजीली मिल जाती है। कौन सी ट्रीटमेंट हैं जिनको हम अप्रोच करके परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को आप कह सकते हैं कि ठीक कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज सीबीटी, एज ऑल यू नो, एंड द अदर थिंग इज इंटरपर्सनल थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल एक्टिवेशंस। इनकी डिटेल्स भी थोड़ी थोड़ी मैंने ऐड कर दी है। अब कुछ अदर ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी आती है, ईसीटी, रेपिटेटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस, टीएमएस, जो कि मोस्टली साइकेट्रिस्ट ही करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप इनकी कर सकते हैं, जिसमें आप इसकी रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट प्लान और स्लीप वगैरह को मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं योगा और मेडिटेशन के ज़रिए। साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? पेशेंट को और फैमिलीज को, दोनों को आप एजुकेट करें अबाउट जो क्रोनिक नेचर ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की है, ठीक है? और इसके ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस से भी उनको आगाह करें। प्रोग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स, ठीक है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के होते हैं, जिसमें आप सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहते हैं और ट्रीटमेंट को एडजस्ट करते रहते हैं। एड्रेसिंग कमॉर्बिडिटीज लाइक एंजाइटी, सब्सटेंस यूज आर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। सो दैट्स आवर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अंदर हमने इसके सबसे पहले डायग्नोसिस क्राइटेरिया भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने इसके असेसमेंट टूल्स भी पढ़ लिया कि हम इसको किन क्वेश्चनर का यूज़ करके इसको असेस कर सकते हैं। हमने इसका ट्रीटमेंट भी देख लिया, हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके क्या प्रोग्नोसिस हैं, किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। खुदा हाफिज़।